नमस्कार। हिंदुस्तान मेल में आप सभी का स्वागत है। दीपोत्सव की बहुत सारी सभी को शुभकामनाएं। और खास बात यह है कि इस बार की जो दीपावली है वो बाजार के लिए बहुत गुलजार रही। 25% खरीदारी में इस बार बढ़ोतरी हुई है और जो डिजिटल ट्रांजेक्शन है वो 10 गुना बढ़ा है। और बिक्री लगभग 7 लाख करोड़ के आसपास तक पहुंची है। और ये लगभग एक दशक के बाद सबसे ज्यादा खरीदारी कही जा रही है। सवाल ये उठता है कि जो बाजार है वो गुलजार हुए हैं, बाजार में पैसा पहुंचा है, फिर वो कपड़ा मार्केट हो, सोना चांदी का मार्केट हो, बर्तन मार्केट बाजार हो या कोई और बाजार हो। तो जो खजाना है व्यापारियों का वो तो भरा है, लेकिन ये पैसा आम आदमी की पॉकेट से निकल कर उनके पास में गया है। सवाल ये है कि बाजार की गुलजार हुई है दिवाली, लेकिन क्या आम आदमी का दिवाला निकल गया है? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं राम श्रीवास्तव जी। आप प्रोफेसर हैं और इस तरह के मामलात पर विशेषज्ञता भी रखते हैं। सर, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। बहुत। जी। हमारे साथ में मौजूद हैं राकेश अग्रवाल, जो मार्केट एनालिस्ट हैं। राकेश जी, बहुत स्वागत आपका भी। नमस्कार सर, थैंक यू। जी राकेश जी, मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा, जिस तरह से गुलजार हुए हैं बाजार, जिस तरह से पैसा पहुंचा है, हम जब हेडलाइंस पढ़ते हैं अखबारों में, टीवी चैनल्स में हेडलाइंस देखते हैं तो लगता है कि बाजार गुलजार हो गया, ऐसा लगता है सब कुछ बढ़िया हो गया है। लेकिन इसके पीछे छिपी हुई बात यह है कि पैसा तो मार्केट पहुंचा है, दुकानदारों के पास पहुंचा है, आम आदमी की पॉकेट खाली हुई है। तो पहले बाजार के एस्पेक्ट से आप क्या सोचते हैं? बाजार गुलजार हुए, इसका क्या फायदा होने वाला जी पंकज जी, थैंक यू। आपने त्वरित प्रश्न अच्छा उठाया है। है? जी। अगर इस प्रश्न को रिवर्स किया जाए कि बाजार गुलजार हुए हैं, तो बाजार में पैसा आया है जनता की जेब से निकलकर। जी। तो जनता की जेब में पैसा कहाँ से आया? जी हाँ। प्रश्न तो ये उठता है। बिल्कुल तो सही। जनता की जेब में जो पैसा आया है, उसके तीन बड़े कारण हैं। पहला कारण यह है कि सरकार ने एक बहुत बड़ी खुशी का पिटारा खोल दिया था कि इनकम टैक्स में 12 लाख तक की छूट दे दी। राइट। दूसरा स्टिमुलस पैकेज ये दिया है कि जीएसटी में 10% कट हो गया। आप देखिए, जिन कारों की कीमत 15 लाख से 50 लाख तक होती थी, जी। उनको 1.5 से 5 लाख रुपए तक का फायदा हो रहा है आज। जी। और तीसरा बड़ा फायदा ये हुआ है कि हमारे नए आरबीआई गवर्नर साहब जब आए हैं, तो उन्होंने लगातार रेट कट किया है। जी। इंटरेस्ट रेट में जो कट किया है, उसका भी सीधा फायदा आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। उसकी जी। जेब में जा रहा है कि जो उसकी ईएमआई थी, जी। वो अब कम हो रही है। इसके कारण आम आदमी के पास कमाई के अतिरिक्त सोर्स इस प्रकार से जनरेट होकर आ रहे हैं। जी। जो ईएमआई में ज्यादा पैसा देना पड़ता था ब्याज के कारण, वो भी तो बच रहा है। आज जी। 140 150 करोड़ के देश में एक इतना बड़ा स्टिमुलस पैकेज भारत सरकार ने जो दिया है, हालांकि थोड़ा लेट दिया है, मैं इस बात को मानता हूं कि ये थोड़ा लेट दिया है, इसको और थोड़ा जल्दी देना था। तो जी। इसका असर ज्यादा होता तो वो ऐसा रुपए आम ताकि जेब बुझ जाएगी। तभी जी। उसने अपना पैसा निकाल कर खर्च किया है और बाजार में वो पैसा आया है। तो बाजार में दिवाली है, लोगों की खुशियों की दिवाली है, और लोगों ने खुशियों से दिल खोल कर पैसा खर्चा बिल्कुल किया है। ऐसा एक करते एक बात कहूंगा, गाड़ियों की संख्या, हैं। जी बिक्री की हाँ। संख्या, अगर आप व्हीकल की बिक्री की संख्या जी। अपने हाईएस्ट हाईएस्ट टाइम को छू रही है। एक बताइए। कंपनी की गाड़ी 1 लाख गाड़ियां बिक रही है। बताइए, जी। आप कार 1 लाख बिक रही है एक कंपनी की। जी। 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 इतनी सारी गाड़ियां हैं। जी। उसमें दशहरा भी आया, दिवाली भी आई, धनतेरस भी आई, और आने वाले समय में देवउठनी 11 से। तो ये ऐसे मुहूर्त होते हैं जब इंसान कुछ ना कुछ नया खरीदता है, घर खरीदता है, प्लॉट जी। खरीदता है, प्रॉपर्टी में पैसा लगाता है, वो अपनी जगह लमसम लगता है। और छोटा छोटा पैसा जो बाजार में खर्च करता है दैनंदिन खर्च में, जी। उसमें भी तो उसको जीएसटी बात की छूट का लाभ मिल रहा है, वो भी पैसा एक, उसकी एक जेब में बच रहा है। मार्केट मार्केट एनालिसिस से तो जिस ऐसे बुद्धिमानी दिवाली है, व्यापार। वही आपने बताया है। आपने बहुत ईमानदारी के साथ में और बहुत बुद्धिमत्ता के साथ में मार्केट को एनालिसिस किया कि मार्केट में इस तरह से पैसा आया। अच्छी बात है। मैं राम श्रीवास्तव जी आपसे आपकी तरफ मुखातिब होना चाहूंगा। हमारी मदर जो है वो कहा करती थी कि जब दिवाली होती थी तो कहती थी कि दिवाली ने दीवारा निकाल दिया। यानी कि जब पैसा राम श्रीवास्तव जी, आवाज आ रही है मेरी आप तक? अरे, बहुत अच्छी। जी। तो सवाल ये उठता है जी, कि आवाज आ रही है। जी, सवाल ये उठता है कि जीएसटी से पैसा बचा,
इनकम टैक्स से पैसा बचा, ईएमआई से पैसा बचा, वो सारा पैसा जो है आम आदमी ने बाजार में झोंक दिया। आपको लगता है कि उस पैसे को उसे बचा के रखना चाहिए था भविष्य के लिए, कि भाई ठीक है भविष्य में जो समस्या आएंगी, लेकिन उसने दिवाली की जो रौनक है, जब वो मार्केट में निकलता है तो वो चमाचम देखता है, मॉल सजे हुए देखता है, दुकान सजे हुए देखता है, तो देखता है कि हर व्यक्ति खरीद रहा है, तो उसने कंपैरिजन में तुलनात्मक रूप से उसने जो है देखा देखा देखी जिसको हम कहते हैं, ये करते हुए मार्केट को इतना ऊंचा पहुंचा दिया कि मार्केट जो है लबालब हो गया, लेकिन उसकी जेब खाली हो गई। आप क्या कहते हैं इस देखिए, मार्केट जो लवालब हुआ है ना, पर? जी। वो अपर मीडियम क्लास के वजह से हुआ है, ये या अच्छी बात। हायर इनकम ग्रुप के वजह से बिल्कुल। हुआ है। लेकिन मीडियम ग्रुप और लोअर मीडियम ग्रुप और गरीब, जी। उनकी तो दिवाली नहीं निकलता है। कारण ये है कि वो चमक धमक देखते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छी चीज है ये कि मार्केट में जो पैसा इकट्ठा हुआ है वो किसी की भी जेब से आया हुआ हो। जी। लेकिन दुकानदार अगर कपड़े लाता है तो वो कपड़े अपनी दुकान में तो बनाता नहीं है, वो कहीं से खरीद के लाता है। खरीद के वहां ला। जहाँ बनता है कपड़ा, वहां पर गरीब आदमी काम करते हैं, मजदूर काम करते हैं। तो जी। जब इस तरह का रोटेशन बढ़ेगा, जी। जी। डिमांड बढ़ेगी और जी। प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो जी। घूम फिर के ये पैसा उन गरीब मजदूर के पास भी जाएगा, जी। लोअर मीडियम क्लास के लोगों के पास जाएगा। तो सिर्फ ये कहना कि दिवाली में बाजारों में जो है, दिवाली तो मनी है, पैसा बहुत इकट्ठा हो गया है, इसका मतलब ये सिर्फ व्यापारियों की जेब में नहीं जाएगा, उनका तो जो 5% 10% मुनाफा होगा वही जाएगा। जी। बाकी जितना भी है वो सबका सब जो है रिसाइकिल होकर वापस गरीबों में बटेगा और अपर मीडियम क्लास के लोगों के पास जाएगा। अब आप देखिए कि सोसाइटी में जी। कितने परसेंट लोग जो है कार एफोर्ड करते हैं, मोटरसाइकिल से भी गुजारा करते हैं। जिनके पास मोटरसाइकिल खरीदने के पैसे नहीं होते वो नई साइकिल भी खरीद लेते हैं। अब बिल्कुल। इतनी महंगी हो गई है कि क्या? एक गरीब आदमी को खरीदने के लिए कम 2 महीने पहले सोचना पड़ेगा। लेकिन इस बिल्कुल। दिवाली का जो सबसे घिनौना चेहरा मैंने देखा है, जी। वो जरा छोटा, कभी भी समय आप मॉल में या बड़े बाजार में सोने की चमक दमक के अलावा जो छोटी छोटी गलियां हैं, झुग्गी झोंपड़ियां हैं, उनमें जरा जाइएगा, देखिएगा। दिए तो लगे हैं, लेकिन वहां चीख पुकार मच रही है कि जी। इवन जैसे भारत के सबसे सुंदर और स्वच्छ शहर इंदौर में भी जो झुग्गी झोंपड़ियां हैं, ऐसी कई बस्तियां हैं, वहां पर आप जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि महिलाएं रो रही हैं, पिट रही हैं, बच्चे चिल्ला रहे हैं। क्यों? कि हर दिवाली पर वहां के जो कमाने वाले लोग हैं, या इनको कहिए युवक हैं, वो दारू के नशे में छक होते हैं, वो महिलाओं की बुरी तरह से पिटाई करते हैं और चीखते हैं, चिल्लाते हैं। वो घिनौना चेहरा दिवाली पर, दशहरे पर जो देखने को मिलता है, जी। उसको आजादी के इतने साल बाद भी अंदाज नहीं कह मुझे सकता। समझ, पंकज जी, तो जी। दिवाली के असली में दो चेहरे हैं। एक चेहरा तो अमीरों के लिए है, मुकेश अंबानी जैसे अमीरों के लिए तो अलग ही बात है। जी। लेकिन इंदौर में धनाढ़ लोगों की कमी नहीं है। यहाँ मर्सिडीज रखने वाले कितने लोग हैं, लेकिन उन सबके जो है, अगर मैं आपको ईमानदारी से कहूँ, तो काले धंधे ज्यादा हैं। काले धंधे किस लिए हो रहे हैं? अच्छा सा हो काले गया। धंधे इसलिए कि जी। जिनके पास भी ज्यादा पैसा है, वो क्या कर लेते हैं, ट्रस्ट बना लेते हैं जी। या सोसाइटी बना लेते हैं। जितनी भी ट्रस्ट हैं, जितनी भी सोसाइटी हैं, वो सब में नॉन प्रॉफिटेबल है। लेकिन सोसाइटी बनाने के बाद वो लोग क्या करते हैं कि अपनी कंपनी के नाम से मकान बना लेते हैं, उसमें रहते हैं, कंपनी के नाम सब नौकर रखते हैं। खुद क्या करते हैं, एंटरटेनमेंट के नाम पर पैसा इकट्ठा करके दिवाली पर फूकते हैं। ना केवल दिवाली पर फूकते हैं, वो विदेशों में जाते हैं। जी। अगर इस हिंदुस्तान में एक नियम बना दिया जाए कि चाहे कंपनी लिमिटेड हो या कोई भी सोसाइटी हो या ट्रस्ट हो, जी। उसका जो ऑडिट, अगर ऑडिटर ने, सीए ने ऑडिट किया, सीए तो क्या करता है, वाउचर देखता है, जी। पैसा खर्च हुआ नहीं हुआ, बस आमद और जावत जो है मिलाकर देखता है। लेकिन जी। अगर उसने ईमानदारी से वो इस बात की पुख्ता जांच करे कि ये सामान खरीदा गया है या नहीं खरीदा गया, जी। झूठे बिल तो नहीं है, अगर इस बात का कहीं पुख्ता जांच हो जाए, तो आप ये निश्चित समझ। मानिए कि को या ऑडिटर को 5 साल की सजा दे दी जाए झूठे ऑडिट पर, तो ये काला धन जो बन रहा है, अभी भी बन बहुत। रहा है, बहुत बन, जी। 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 बेनामी तो जी संपत्ति आपने तो बहुत अच्छा
जी राम शरण जी, आपने काला काला धन का जो सवाल उठाया ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है, उसी पर मैं आने वाला था। मैं राकेश जी आपसे पूछना चाहूंगा कि जो सोने के भाव में बेतहाशा वृद्धि हुई, चांदी ने रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि की, और उसके बाद में दीपावली के बाद तुरंत गिर गई। और देखिए, जब सोने के भाव इतने बढ़ गए, चांदी 170 175। ये आवाज आ रहा है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। तो हाँ चांदी हाँ। के भाव जो है वो तो बेतहाशा देखिए, हो गए। आपको लगता है कि आम आदमी तो सोना चांदी खरीदने नहीं जाएगा इतने भाव बढ़ने के बाद में? वही व्यक्ति जाएगा जिसके जी, पास में बेतहाशा पैसा है, काले धन जो जिसकी बात कर रहे हैं राम श्रीवास्तव जी। आपको लगता है कि दीपावली के बहाने काले धन की आवाजाही भी होती है? पंकज जी, प्रश्न आपका बहुत उचित है और समयोचित है, जिसको कहना चाहिए। जी नो डाउट, पूरी दुनिया में सोने और चांदी के भाव में बेतहाशा, मतलब कोई छोटी मोटी वृद्धि नहीं हुई है, जी बेहिसाब वृद्धि हुई है। 2 गुना के करीब पहुंच गई चीजें, जी या 1.5 गुना के करीब पहुंच गई चीजें, यानी प्रीशियस मेटल, जिसे सोना और चांदी कहा जाता है। जी और इसके बढ़ने के पीछे जो कारण है वो भारत के कारण नहीं है, वो अंतर्राष्ट्रीय कारण है। जी अंतर्राष्ट्रीय कारणों की अगर बात की जाए तो सबसे पहला कारण है कि दुनिया भर में कई देशों में अस्थिरता चल रही है, पॉलिटिकल अस्थिरता चल रही है, युद्ध चल रहे हैं, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन कई देशों की खराब है। जी अभी हाल ही में हमने देखा, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत आए, और भारत से जब वो लौटे और उसके तुरंत बाद पाकिस्तान बॉर्डर पे अफगानिस्तान ने ऑर्डर वो अटैक कर दिया। जी अब ये सिचुएशन की किसी को कल्पना नहीं थी कभी, क्योंकि जी अफगानिस्तान और पाकिस्तान तो मित्र देश माने जाते हैं। बिल्कुल। कि गाजा पट्टी की बात की जाए, इसराइल, ट्रंप साहब जिस दिन बयान देते हैं कि गाजा पट्टी से हम युद्ध विराम चाहते हैं इसराइल के साथ, उसी दिन पता चलता है कि रात में कई मिसाइलें दाग दी गई। बिल्कुल यानी इसका ये मतलब है कि कोई किसी की सुन नहीं रहा है। सुन नहीं उधर रहा। यूक्रेन और रशिया के युद्ध को रोकने के लिए ट्रंप साहब ने कई बार निवेदन किया कि और भाई वहां पर इसे बंद किया जाए। पराक्रम हुआ है। हमारे बिल्कुल। माननीय प्रधानमंत्री जी तो युद्ध के पक्ष में है ही नहीं, तो ये एक जी बड़ा फैक्टर है। अस्थिरता जब भी होती है, जी दुनिया भर का पैसा निकलकर प्रीशियस मेटल यानी सोना और चांदी में जाता है, ये एक बड़ा कारण है। जी दूसरा बड़ा कारण ये है कि आज ट्रंप साहब जब से राष्ट्रपति बने, उनके बयान और ये जो टैरिफ वार चल रहा है, जी इसके कारण दुनिया भर के अनेक बाजार, और स्पेशली कैपिटल मार्केट की बात की जाए तो जी वहां बहुत अस्थिरता हो गई है। जी तो वहां जो बड़े कैपिटलिस्ट हैं, जो इन्वेस्टर हैं, वो अपना पैसा निकाल कर और सेंट्रल बैंक के द्वारा भारी मात्रा में सोने की खरीदी की जा रही है, जी चांदी की खरीदी की जा रही है। जी चांदी वैसे तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, जी डोमेस्टिक यूज में बहुत कम आता है, जी क्योंकि उसका रिप्लेसमेंट बाजार में मौजूद है। जी पर सोना जो है वो एक ऐसा प्रीशियस मेटल है जिसकी दुनिया में कोई सानी नहीं है, जिसका कोई दूसरा रिप्लेसमेंट नहीं है। तो जी दुनिया भर की सेंट्रल बैंक बड़ी मात्रा में सोना खरीद रही है, और दुनिया भर के लोग चांदी में भी पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो सोने में पैसा पहले लगाते थे, पर चूंकि अब सोना इतना महंगा हो गया तो उन्हें उसके बदले में अधिक मात्रा में चांदी आ जाती है। और मैंने तो ये देखा है आजकल, देखिए लूटपाट इतनी बढ़ी है तो लोगों ने सोने की चेन पहनना भी बंद कर दी, भले ही उनके घर में बिल्कुल। 5 चेन है, 4 चेन है, 2 चेन, वो लेकिन लॉकर में पहनते रखते हैं। हैं। जी तो इनसिक्योरिटी का जो फीलिंग्स आया है लोगों में, जी। उसमें चांदी की तरफ झुकाव बढ़ा है, सोने लेकिन के बजाय चांदी की तरफ। राकेश जी, सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जब भाव इतनी बेतहाशा की वृद्धि हुई है तो एक निम्न आय वाला तो वहां नहीं जाएगा, मीडियम क्लास वाला भी वहीं जाने की हिम्मत नहीं करेगा। तो वो कौन लोग थे जिन्होंने इतनी महंगी होने के बाद भी सोना और चांदी खरीदी, अपने घर पे लेकर आए? सर, भारतीय संस्कृति और परंपरा में जी अभी दीपावली के आसपास, यानी देव उठने की आरस से जी ब्याह शादी चालू हो जाएंगे। जी गरीब से गरीब परिवार, जी लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास, इनकी एक भावना रहती है कि जब भी हम घर में ब्याह करेंगे, नई बहू लाएंगे या अपनी बेटी को विदा करेंगे, तो खाली हाथ विदा नहीं करेंगे। बिल्कुल सोना किसी भी भाव में वो जरूर खरीदते हैं। जिसकी हैसियत 1 तोला की है वो 1 तोला खरीदता है, जिसकी हैसियत 20 तोला की है वो 20 तोला खरीदता है। जी हर एक व्यक्ति अपनी हैसियत से सोना जरूर खरीदता है। और कल के आंकड़े अगर आप देखेंगे, जी जो बुलियन के और इसके बड़े बड़े मार्केट प्लेयर्स हैं, जो जी ट्रेडर्स हैं, उनके जी। बयान है कि 30 से 40% भाव बढ़ने के बाद 30 से 40% कंजम्पशन यानी सेल्स भी बढ़ी है। अब देखिए तो आप, ये हमारे देश में बड़ा चांदी के बड़ा। प्रति वैसे लगा हुआ है। जी 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 इसके कारण लोगों ने, चाहे कोई भी भाव हो, मेरे परिवार में मेरे भैया की शादी 40 45 साल पहले हुई थी, जब 2,500 से 3,000 रुपए तोला था, तब जी भी हमने सोना खरीदा था।
और मेरे बेटे की शादी थी 2022 में, तब भी हमने सोना खरीदा था, कई गुना बढ़ गया था। तो सोना चांदी कहीं भी जाए, भारत की जनता तो सोना खरीदेगी, और उसमें गरीब से गरीब भी खरीदता है। अब जी चाहे एक अंगूठी खरीदे, वो जरूर जी। खरीदता है। चलिए, इस बात पर जो आपने आपने बात कही, मैं राम श्रीवास्तव जी से बात करना चाहता हूँ। श्रीवास्तव साहब, क्या आपको लगता है राकेश जी जो कह रहे हैं कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी सोना और चांदी खरीदता है, क्या इससे इससे इत्तेफाक रखते हैं आप? पंकज जी देखिए, गरीब से गरीब आदमी जो आवश्यकतानुसार जरूरत अनुसार खरीदता है, उससे बाजार में उछाल नहीं आता, इतना कंजम्पशन नहीं बढ़ता है। जी बाजार में उछाल आया है, कंजम्पशन आया है, वो किन लोगों के कारण वो आया है? भारत में विशेषकर, ये अंतर्राष्ट्रीय समस्या नहीं है, भारत की विशेष समस्या है। जी एक तो हमारे यहाँ जब जज के घर में आग लगती है तो करोड़ों के नोटों के बंडल जले हुए मिलते हैं। जी हमारे यहाँ रिटायर्ड डीएसपी डीआईजी जब पकड़ा जाता है रिटायरमेंट के बाद, करोड़ों रुपए लगते हैं, 19 मशीनें उसको गिनने में लगती हैं। जी हकीकत में भारत में ब्यूरोक्रेट्स, नेता और तथाकथित जो स्मगलर्स हैं, जी उन्होंने अपने यहाँ पर ये विपुल मात्रा में सोने को खरीद कर अपने ब्लैक मनी को उन्होंने स्टोर किया है। अब वो कैसे किया, उसके बहुत सारे तरीके हैं। बिल्कुल। लेकिन निष्कर्ष पर मैं कैसे पहुंचा हूं, जब मैं इंग्लैंड गया, जी इंग्लैंड में जाकर जिस परिवार में ठहरा था, वो वहां के मेयर थे। उनसे, वो हिंदुस्तानी थे, मैंने उनसे पूछा कि आपके जिले में यहाँ पर कलेक्टर कौन है? मगर कलेक्टर नाम की कोई चीज नहीं है। जिसको हम यहाँ कलेक्टर कहते हैं, वहां उस पद के अधिकारी को टाउन क्लार्क कहा जाता है। जी जिसको हम यहाँ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कहते हैं, जी उसको इंग्लैंड में चीफ कांस्टेबल कहते हैं। अगर जी। आप यहाँ हेड साहब को चीफ कांस्टेबल बोल देंगे तो 2 डंडे लगाएगा वो। अंग्रेजों, बिल्कुल। भारत में जो शासकीय व्यवस्था की, ब्यूरोक्रेसी की, वो यहाँ पर डिक्टेटरशिप चलाने के लिए की थी। और जी खुद के देश में क्या किया था? जनता की सेवा करने के लिए किया था। लेकिन आजादी के इतने साल बाद, 78 साल बाद भी हम उसी ब्यूरोक्रेसी को आगे ले जा रहे हैं। आज की तारीख में करप्शन का इंडेक्स जो अगर आप ईमानदारी से देखें तो जी मैक्सिमम है पिछले 78 साल में। आप कोई भी काम कराएं, उदाहरण के लिए कहने के लिए हमने ऑनलाइन कर लिया है। ऑनलाइन तो अब ये पोजीशन है कि बच्चा अगर एग्जाम में बैठता है या अपनी मार्कशीट भी लेता है तो कंप्यूटर से लेता है, लेकिन जिस सेंटर पर जाएगा, वो जो कंपनी है, जो उस कंपनी का नाम लेना नहीं चाहूंगा मैं, 18-19 लोग उसके राजधानी में बैठकर काम करते हैं। जी 18-19 लोग, इतनी सैलरी होगी, लेकिन हर बार उसको 50 रुपए 100 रुपए देना पड़ता है। किसान भी अगर जाएगा तो उसको वहां पर, आप देखिएगा कि एक नकल लेने के लिए 50 या 100 रुपए कंप्यूटर वाले को देना पड़ेगा। जी ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है आज की तारीख में। आप पुलिस वालों को तो छोड़िए, वो तो जगत प्रसिद्ध हैं। हालांकि ये बात भी आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि रात के 11 बजे बाद जो है, आप जो वो अल्कोहल मीटर लगाकर जो वाहनों की चेक करते हैं, और उन लोगों के खुद के मुंह से अल्कोहल की बदबू आती है। और अगर आपके उसमें से आ गए तो आपको पकड़ के, पकड़ आपका पांच लेंगे। हजार फाइन होगा, बिल्कुल, आपका आप चालान कट 2 हजार जाएगा। जी चुपचाप चले जाइए। तो जी करप्शन इतना डीप जी रूटेड हो गया है, जी। और जिनके पास ये करप्शन का ब्लैक मनी है, उन्हीं बिल्कुल। के कारण ये बहुत, बाजार में उछाल। ये बहुत अच्छी बात कही राम श्रीवास्तव जी। राकेश जी, जो राम श्रीवास्तव जी कह रहे हैं, और ये बात बिल्कुल सच है कि वही पैसा, मैंने जो प्रश्न उठाया था कि जो चांदी बढ़ी है, सोना बढ़ा इतना ज्यादा दीपावली पर, क्या वो करप्शन का पैसा वहां पहुंचा है? क्योंकि ये तो आप जो कह रहे हैं कि आम आदमी की तो इतनी हैसियत नहीं है, ठीक है वो खरीदेगा, लेकिन अपनी हैसियत से खरीदेगा। लेकिन जो बड़ा पैसा आप कह रहे हैं कि उसके बाद भी बढ़ोतरी हुई है, और अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है, वो पैसा कौन सा था जो पहुंचा है? पंकज जी, सबसे पहले बात तो मैं आपको एक क्लियर कर दूं कि सोने और चांदी का जो भाव डिसाइड होता है, वो लंदन मेटल से होता है, एलएमई से होता है। जी। लंदन मेटल एक्सचेंज जो है, शाम को 6 बजे वहां से तय होता है। ठीक है। ये कोई भारत के किसी इंदौर के सराफे से तय नहीं होता है, या नहीं दिल्ली था। के सराफा बाजार से तय नहीं होता है। ठीक। अब लंदन मेटल एक्सचेंज जो तय करता है, वहां पर दो तरीका होता है। एक होता है इन्वेंट्री, दूसरा होता है स्टॉक, और जी तीसरा होता है आउटवर्ड। जी तीन फैक्टर के ऊपर लंदन मेटल एक्सचेंज पर सोने और चांदी का भाव तय होता है। जी और वहीं से पूरी दुनिया के बाजार इफेक्ट होते हैं। जी किसी पुलिस वाले के 100, 200, 500 के भ्रष्टाचार से,
नहीं या ठीक। मैं उस पर कोई ये राकेश नहीं जी करना बिजली का चाहता। आपने, इससे हम मान लिया कि वो वहां से तय होता है, लेकिन उसके तय बावजूद भी होता आपने है। बता दिया है कि उसके बावजूद भी बिक्री बहुत तगड़ी हुई है। तो वो यस पैसा जो जी। है, वो पैसा किसने लगाया है? देखिए, पैसा किसने लगाया उसके दो आपको मैं अलग अलग डायमेंशंस बताता हूँ। जी। पहला डायमेंशन तो ये है कि हमारे बाजार में, जी। हमारे यहाँ सरकार ने लोगों को पैसा इन्वेस्टमेंट करने के अलग अलग टूल दिए हैं। जी। बैंक में एफडी कर सकते हो, पोस्ट ऑफिस में कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में कर सकते हो। म्यूचुअल फंड की अगर बात करूं, तो जी। म्यूचुअल फंड में 8 से 10 करोड़ इन्वेस्टर हैं। जी। और उन 8 से 10 करोड़ इन्वेस्टर में ज्यादातर इन्वेस्टर बहुत छोटे छोटे लोग हैं, जी। जो 500 रुपए महीना एसआईपी डालते हैं, निश्चित रूप से 1000 रुपया, 5000 रुपया। सही कह रहे हैं। आपको पता है, जी। अगर छोटे आदमी के पास पैसा नहीं आता तो वो एसआईपी डालता है। और पता है, आज जो भारत की स्थिति है, म्यूचुअल फंड में हर महीने अप्रोक्स 26,000 करोड़ से 29,000 करोड़ रुपया हर महीने जी। एसआईपी में इन्वेस्ट हो रहा है। अच्छा। और ये कौन सा पैसा है? बहुत छोटा छोटा पैसा है। छोटा छोटा पैसा बड़ा है। जो इन्वेस्टर है, जिसको कहते हैं लमसम इन्वेस्टर, जो मंथली 5,000, 2,000, 1,000 के अलावा डालता है, वो तो एडिशनल है। यानी अप्रोक्स 35,000 करोड़ रुपया जिस देश में छोटे लोग हर महीने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और म्यूचुअल फंड में एक आपको एक और चीज बता दूं, जिसमें गोल्ड ईटीएफ होता है, सिल्वर ईटीएफ होता है, कि जो लोग सोना और चांदी सीधा नहीं खरीद सकते, जी। वो एक अंश के रूप में, शेयर के रूप में गोल्ड या चांदी को खरीद सकते हैं। और जी। वो म्यूचुअल फंड कंपनी अपना पैसा इस प्रकार से मार्केट में इन्वेस्ट करती है, क्योंकि उनके पास बाजार से पैसा आया है। जी। तो अगर उन्होंने पैसा लगाया है तो किसका लगाया है? वो जी। छोटे आदमियों का लगाया है, छोटे लोगों का लगाया है। तो छोटे लोग दो प्रकार से इन्वेस्ट करते हैं, एक तो डायरेक्ट मार्केट में अपनी जरूरत और हैसियत के मुताबिक, और दूसरा म्यूचुअल फंड में ईटीएफ के द्वारा, स्टॉक मार्केट में ईटीएफ के द्वारा भी पैसा लगाया जाता है। और ये हजारों करोड़ रुपया हर महीने सोना और चांदी अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से खरीदा जा रहा है। जी। तो जी। जी। जो कुछ है वो पूरी देश दुनिया के लिए, केवल भारत के लिए नहीं है। लंदन मेटल एक्सचेंज का रेट पूरी दुनिया में एक साथ लागू होता है। ठीक है। चलिए जी राकेश जी, बहुत अच्छी बात समझाया, लेकिन चूंकि समय कम है, लेकिन मैं बहुत संक्षिप्त में एक और सवाल पूछना चाहूंगा कि सवाल ये था कि क्या आम आदमी को दिवाली पर खुश तो होने का पूरा सबको अधिकार है, खुश होना चाहिए, उत्सव मनाना चाहिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि संयमित होकर खर्च करना चाहिए, ताकि वो जो पैसा पटाखों के रूप में उड़ाया जा रहा है, जलाया जा रहा है, कपड़ों में लुटाया जा रहा है, सोने चांदी में लुटाया जा रहा है, वो पैसा जो है बचत के रूप में एसआईपी जैसी चीजों में इन्वेस्ट करें, ताकि उसका भविष्य जो है सुरक्षित हो? आप सहमत हैं इस बात से या कुछ और कहना चाहते हैं? देखिए, ये जो है एक देखिए सामने जी। की जरूरत है। राकेश राकेश जी सुन लेते हैं, ये फिर श्रीवास्तव साहब आपका आऊंगा। जी राकेश जी। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारत में आज एजुकेशन का जो मॉड्यूल है, जी। वो गांव गांव में कॉलेजेस खुल गए। जी। इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए, मेडिकल कॉलेज खुल गए, एमबीए के खुल गए, तमाम प्रकार की एजुकेशन आ गई। पर आज जी। भारत में जो सबसे बड़ी कमी है, जी। वो है फाइनेंशियल एजुकेशन या फाइनेंशियल अवेयरनेस। बिल्कुल। हमारे शास्त्रों में भी लिखा था कि जी। अगर आप 100 रुपया कमाओ तो 25 रुपया दान करो, 25 रुपया बचाओ, बिल्कुल। 50 रुपया खर्चा करो। यानी बिल्कुल। चवन्नी अठन्नी चवन्नी का जी। रेशो था। जी। आज लोग क्या करते हैं? कमाते हैं आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। यानी अच्छा। लोग क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं, बिल्कुल। लोन का यूज करते हैं, ईएमआई पे उनको खरीदना आसान हो गया। जी। आज सोना भी ईएमआई पे मिल रहा है, आपकी जानकारी के लिए बताऊं। बिल्कुल। 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 गाड़ियां तो मिल रही है, सोना भी वो तो ईएमआई है। पे मिल रहा है। तो यानी ये इनके आज आम आदमी करने का का। भी एक तरीका है। बिल्कुल। 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 तो क्या आप जी, सहमत हैं कि उसे उसे संयमित रूप से और प्लानिंग के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि लुटा देना चाहिए? क्योंकि वो संयमित और प्लानिंग तब होगी उसकी, जब जी। उसको फाइनेंशियल एजुकेशन होगा। एजुकेशन अभी मिलेगी। हमारे किसी भी एजुकेशन कोर्स में जी। फाइनेंशियल एजुकेशन का कोई पार्ट नहीं है। जी। इट शुड बड़े बड़े इंक्लूड। इंजीनियर्स को देख लो, साइंटिस्ट को देख लो, उनसे फाइनेंशियल एजुकेशन की बात करो, उनको नहीं पता है। नहीं पता उनको है। किसी ने बताया, दोस्तों ने कहा ये खरीद लो, जी। ये स्टॉक खरीद लो, ये शेयर खरीद लो, सोने में लगा दो, बहुत बढ़ जी। रहा है, लगा दो, लगा दिया। कर दिया। यानी उनके पास अपना कोई एनालिसिस नहीं है, खुद का एनालिसिस नहीं है, बिल्कुल या यही। उनके पास कोई जी। एक्सपर्ट नहीं है। इसी सवाल से जो है ये पूरा डिबेट का जन्म हुआ था। मैं राम श्रीवास्तव जी आपसे भी जानना चाहूंगा बस संक्षिप्त में कि आपको लगता है कि आज जैसा राकेश जी ने कहा है कि आम आदमी एजुकेशन नहीं है, फाइनेंशियल एजुकेशन उसके पास में, और यही कारण होता है कि दिवाली जैसे त्योहार पर वो बाजार को भर देता है, अपनी जेब को खाली कर देता है, अपना दिवाला निकाल लेता है। कैसे करना चाहिए जी, उसे? जी। फाइनेंशियल एजुकेशन का जहाँ तक सवाल है,
वो अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लोगों तक तो सीमित है, जी लेकिन बिलो पॉवर्टी लाइन के जितने लोग हमारे भारत में हैं जी उनको तो आदत पड़ कोरोना के बाद जो है फ्री में अनाज, फ्री जी। में पैसा, फ्री में बगैर मेहनत की कमाई करना। और सरकार की तरफ से अब तो सरकार ने और भी बढ़िया काम किया है, 30-30 हजार रुपए दे रहे हैं, हर महीने देंगे। हर एक परिवार के एक आदमी को नौकरी देंगे, चाहे वो उस राज्य की हिम्मत हो या ना हो, इतना बिल्कुल। उसके पास हो या ना हो। तो राजनीति में जब तक इस तरह के भ्रष्टाचार, इसको मैं तो भ्रष्टाचार कहता हूँ, और झूठे वायदे ये जब तक खत्म नहीं होंगे, और फाइनेंशियल एजुकेशन उस गरीब को क्या देंगे जो घर में जाकर बर्तन मांजती हैं। हाँ, हालांकि ये बात अपनी जगह है कि चाय बनाने वाला हमारे यहाँ प्रधानमंत्री बन जाता है, पर हर किसी की किस्मत में तो नहीं लिखा हुआ है। आज भी हमारे यहाँ कितने लोग हैं, मेरे पास कितने लोग रोते रोते आते हैं, हमको कहीं नौकरी दिला दीजिए, कुछ नहीं है तो बगीचे का मालिक करा दीजिए, चौकीदार रख दीजिएगा। आज की तारीख में फाइनेंशियल एजुकेशन आप उनको दे सकते हैं जो ग्रेजुएट हों, जो पढ़े लिखे हों, जो मीडियम क्लास के हों, आपके अपर मिडिल क्लास के हों। लेकिन उन गरीबों का क्या करेंगे जिनको कि सिर्फ आरक्षण की आड़ में या लोअर वोटों की भरमार जुटाने के लिए आपने उनको फ्री में खाने की आदत दे दी है, फ्री में खाने की आदत दी है। तो इसके बाद जो कुछ भी पैसा बचता है, उनकी बीवियां एक एक की दो दो तीन तीन हुआ करती हैं, घर घर काम करती हैं, पैसे लाती हैं, और वो दारू पीकर मस्त पड़े रहते हैं। तो आज सबसे बड़ी आवश्यकता जो है, जो सामाजिक दिवाला निकल रहा है हमारे यहाँ, महिलाओं का उत्पीड़न इस तरह से हो रहा है, उसको रोकने के लिए सामाजिक क्रांति की आवश्यकता है, भ्रष्टाचार दूर करने की आवश्यकता है। देश का भविष्य तभी सुरक्षित रहेगा। दीक्षित जी, मेरा बहुत बहुत अच्छे संदेश के साथ में आपने जो है इस हमारे इस डिबेट का उपसंहार किया है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण यही है कि हमारे पास में जब पैसा आता है तो उसका इन्वेस्टमेंट जो है वो फाइनेंशियल एजुकेशन के साथ में किया जाए। हर वर्ग अपने अनुसार कर सकता है, ना कि ऐसा हो कि हम जब कोई बड़ा त्योहार आए तो हम अपनी पॉकेट खाली कर दें और बाजार को गुलजार कर दें। अच्छी बात है बाजार गुलजार हो, लेकिन कहीं हमारा भविष्य भी गुलजार होना चाहिए। बहुत सारा धन्यवाद राकेश जी हमसे बातचीत करने के लिए, राम श्रीवास्तव जी हमसे बातचीत करने के लिए। आप देखते रहिए हिंदुस्तान में। नमस्कार।